नमस्कार। आज हम राजनीतिक भूगोल के की प्रकृति जो है उस विषय में हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ रहे थे। अब हम उससे के आगे कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय बाद में जाकर जो हुआ और जो काफ़ी विवाद में रहा राजनीतिक भूगोल की दृष्टि से, तो वो था हमारा राज्यों की क्रमिक जैविक विकास का अध्ययन। मतलब राजनीतिक भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आपको राज्य का जो विकास है उसको जैविक दृष्टिकोण से भी पढ़ना पड़ेगा। जैविक दृष्टिकोण से तात्पर्य ये है कि जिस तरह से एक मनुष्य का जन्म होता है, उसका विकास होता है, बड़ा होता है और एक समय में उसका अंत होता है, यानी वो मर जाता है, तो राज्य भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं कि दुनिया में कुछ जैसे राज्य हैं जो प्रमुख राज्य हैं, जिसमें इंग्लैंड वगैरह और यूरोप के कई शक्तिशाली राष्ट्रों की बात की जाती है और उनके लिए ये कहा जाता है कि एक मनुष्य की तरह इनका विकास हुआ और ये चरम पर इनका विकास पहुंचा। और इंग्लैंड के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जैसे एक छोटा सा राष्ट्र है, आप और हम शायद भारत विश्व का जब मानचित्र बनाते हैं तो इंग्लैंड इतना छोटा है कि उसको आप लोग बनाते भी नहीं, इतना छोटा सा। लेकिन उस देश के बारे में जो आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम तो उसके उपनिवेश रहे हैं, तो हम तो उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और ये कहा जाता है दुनिया में कि उस राष्ट्र का कभी भी सूर्य अंत नहीं होता था। इतना बड़ा विशाल अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार उस देश का कि ग्लोब पर जहाँ जाएं वहाँ आपको उसके उपनिवेश मिलेंगे, उसके अधीनस्थ राज्य मिलेंगे, वहाँ उनकी विक्टोरिया रानी का अधिकार, राजा का अधिकार क्षेत्र मिलेगा। तो इतना बड़ा, और धीरे 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 जब प्रजातंत्र की जहाँ तहाँ से आवाज़ उठने लगी और राजतंत्र समाप्त हुआ, तो देश सिकुड़ता चला गया और सिकुड़ता गया इस तरह से कि वापस अपने इस छोटे से आकार में, जो वास्तव में इंग्लैंड यूरोप का देश है, वहाँ तक पहुँच गया। तो एक तरह से ये कहिएगा कि, और आज बूढ़े राष्ट्रों की गिनती में होता है उस राज्य का, तो आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे एक देश का उदय हुआ और उन्होंने दुनिया की तात्कालिक ताकत जैसे नाविक शक्ति हो उसमें अपने आप को विस्तृत किया, अपने जंगलों का, भूगोल का उपयोग करते हुए, और विश्व में अपने ज्ञान के माध्यम से अपने को विस्तार दिया। और विस्तार इस तरह से दिया कि मानवता के सारे जितने वो कह सकते हैं हम पैरामीटर, मापदंड, उन सबको धत्ता बताते हुए, दरकिनार करते हुए उन्होंने जितना रक्तपात कर सकते थे, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे ताकत के नाम पर, और दुनिया भर में उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो ये एक विकास जो है, और क्रमोवेश ये जो भावना थी ये पूरे यूरोपियन देशों में थी। इसलिए आपने देखा होगा जर्मनी, फ्रांस और खुद इंग्लैंड और वहाँ के दूसरे पुर्तगाल, और ये सारे के सारे लोग दुनिया भर में अपनी नावें लेकर निकले और दुनिया के सारे संसाधनों पर अपना विकास किया। और उनके पीछे उनका तर्क ये था कि जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है तो उसकी खाने की आवश्यकताएं, ज़रूरत की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, उसी तरह से राज्य की भी आवश्यकताएं, जैसे उसका विकास होता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो वो उसका जो विस्तार है वो अविसंभावी है। और वो ये इस तरह उस बात को इस तरह से भी कहते हैं कि जैसे जैसे किसी भी राष्ट्र का विकास होता है उसकी ताकत बढ़ती है, ताकत का उपयोग वो किस तरह से करे, वो ताकत का उपयोग भारत जैसे राष्ट्र ने नैतिक ताकत का उपयोग करते, ताकत का नैतिकता के साथ उपयोग करते हुए अपने आप को दूसरे रास्ते ले गए, लेकिन वो हिंसा के रास्ते ले गए और अपनी ताकत के बल पर गरीब राष्ट्रों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप, भारत और दक्षिणी एशिया के जितने राष्ट्र थे वे सब उनकी उस समुद्री ताकत और दूसरे सारे छल कपटों के माध्यम से वो सारे विश्व में उन्होंने, सारे यूरोपियन देशों ने अपना अपना जिसको कहते हैं कि अधिपत्य स्थापित कर दिया। अफ्रीका के लिए तो ये कहा जाता है कि
पूरे महाद्वीप के मानचित्र को लेकर बैठे और स्केल से लाइनें खींच दी, और वही राष्ट्र की सीमाएं। आज भी आप देखेंगे कि अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्रों की जो सीमाएं हैं वो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। अब कितनी विडंबना वाली बात है कि किस तरह से जैसे राष्ट्रों का उद्भव हुआ कि दो लोगों ने बैठकर उस पर अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं पर लाइनें खींच दी और वो राष्ट्र का निर्माण हो गया। तो मानवता को कितनी बड़ी चुनौती है और मानवता के लिए कितना हास्यास्पद विषय है कि कोई दूसरे राष्ट्र के लोग आपके राष्ट्र की सीमा निर्धारित कर दे, और वो भी इतनी बर्बरता से कि मानवता सब कोने में पड़ी रह जाए। दुर्भाग्य ये कि आज वही लोग सारी दुनिया को मानवता की और पर्यावरण और फलाने धीम के सारे उपदेश देते फिरते हैं और अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सभ्य मानते हैं। वो कितने सभ्य हैं वो आप और हम सब देख रहे हैं। तो ये एक विशेष रूप से जिसको कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बात रही। राजनीतिक भूगोल में इस जो विचारधारा का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को जैविक विकास वाली जो अवधारणा है राज्य की, इस बात को जर्मन जितने विद्वान थे उन्होंने कही। और जर्मनी उस समय में अपनी जिसको कह सकते हैं विस्तारवादिता और हिंसा के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध था। विशेष रूप से रेड जेल और ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग जर्मनी के तात्कालिक शासक हिटलर और उनके समकक्ष जितने शासक थे, उनके ये भूगोलवेत्ता के रूप में वहाँ पर उनको एडवाइस या उनके सलाहकारों के रूप में थे। और दुनिया भर के इन्होंने ऐसे क्षेत्रों को भूगोल की दृष्टि से यात्रा कर कर या स्वयं के अनुभव से जाना और उनकी खोज की, और अपने राजा को ये बताया कि दुनिया में हम कहाँ पर अपना क्या कहते हैं राज्य स्थापित कर सकते हैं, और ताकि हम अपने विस्तार को गति दे सकें या हम अधिक विस्तार दुनिया भर में कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो भूगोल का ज्ञान है वो मानवता के लिए नहीं कर कर अपने क्षेत्र के विस्तार, और इसमें आप लोगों ने देखा वो ग्रिफिथ टेलर का जो क्लाइमोग्राफ आप लोग बनाते हैं, वो क्लाइमोग्राफ है ही इसलिए। ग्रिफिथ टेलर ने दुनिया भर के वो बनाए क्लाइमोग्राफ बनाए शहरों के, और उसके पीछे का जो कारण ये था कि ये जो यूरोपियन रेस के लोग हैं वो कहाँ पर रह सकते हैं, या वहाँ के जर्मनी के जो शासक है कहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। मतलब आप देखिएगा कि कुल मिलाकर भूगोल के ज्ञान का जो दुरुपयोग किस तरह से किया गया है जर्मनी के उन सारे के सारे, और कथित रूप से ये सारे का सारा विचार दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, और उसका कारण ये जर्मन लोग थे। और अब ये दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि आपके उस भूगोल के कुविख्यात ज्ञान के कारण से दुनिया में जितना रक्तपात हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। और हम ज्ञान की जिस चर्चा की बात करते हैं, ज्ञान की जिस अवधारणा या जिस परसेप्शन की बात करते हैं, विचार की बात करते हैं, तो विचार कितना कुत्सित हो सकता है ये भी आप लोगों ने यहाँ पर देखेंगे। और बाद में भी ये जो जितने जर्मन विद्वान हैं ये सारे के सारे विवाद में रहे। ये कभी भी किसी राज्य के विकास के लिए तो ठीक हो सकती है बात, लेकिन सार्वभौमिक रूप से सबके विकास की, सबके हित की, सबके कल्याण की बात नहीं हो सकती। विस्तार का इतना विभत्स रूप के लाखों करोड़ों लोग अपने विस्तार के कारण से इन्होंने मार दिए। और सीधी सी बात ये है कि ये एक ही उद्देश्य लेकर दुनिया भर में पहुँचे हैं। और अब ये बात अलग है कि ये कहा जाता है कि एक हाथ में बाइबल थी तो दूसरे हाथ में तलवार थी, तो जहाँ बाइबल चली वहाँ बाइबल चला दिया, जहाँ तलवार चली वहाँ तलवार चला दिया। लेकिन हमको विकास करना है, मेरे राष्ट्र को विकास करना है, इस एक ही उद्देश्य, और वो काला विकास जिसको कह सकते हैं, वो एक तरह का जो रक्त रंजित विकास है वो दुनिया भर में। तो एक अजीब सा जैसे जिसको कह सकते हैं आप, ये विकास की अवधारणा उन्होंने दी और जिसके माध्यम से दुनिया भर में वो, और
हमको हमारे लिए ये महत्वपूर्ण थोड़ा इसलिए हो जाता है कि राजनीतिक भूगोल के इस्टेब्लिशमेंट में, राजनीतिक भूगोल का जो स्थापना हुई है वो इन्हीं सब विचारों के लोगों ने मिलकर की। ये बात अलग है कि बाद में दुनिया भर के राजनीतिक भूगोल और समय के परिवर्तन के साथ वो जो साम्राज्यवादी सोच है उसमें भी परिवर्तन आया, और जितने भी ये जो विचार थे जो मानवता के हित में नहीं थे, तो उनको कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा, और एक ऐसा रूप निकल के आया राजनीतिक भूगोल का कि खाली ये एक विकास का मॉडल बनकर रह गया। लेकिन हमने उस मॉडल को सबके हित में कैसे पढ़ना चाहिए, सबका हित कैसे हो उसके अंदर, ये एक नया विचार लेकर राजनीतिक भूगोल में, और उसमें ये कहा गया है कि जैसे मनुष्य की बाल्यावस्था होती, युवावस्था होती, प्रौढ़ावस्था होती और वृद्धावस्था होती, उसी तरह राज्य की भी अपनी व्यवस्थाएं थी। राज्य बनते हैं, पुनः खड़े होते हैं और फिर वापस कहीं जाकर फिर उनका चरम से नीचे की अवस्था आती है, जीर्ण अवस्था आती है। तो ऐसे करके राज्य का अपना विकास होता है। ये बात हमारे इन विद्वानों ने मानी है। राजनीतिक भूगोल में इस तरह का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन सबके साथ, सबके विकास की बात की अवधारणा के साथ इस बात को करना, ऐसा हमारा मानना है। हम जर्मन बात को, उस विचार को उस रूप में नहीं मानकर सबके हित की बात को, सर्व कल्याण की बात को ध्यान में रखकर राजनीतिक भूगोल के विकास की बात करते हैं।